है, हमने MIS के बारे में पढ़ा था पिछली बार, बेनिफिट्स पढ़े थे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, MIS होता क्या है, देन उसके डेवलपमेंट कैसे होगा MIS का, क्या क्या स्टेप्स होते हैं MIS को डेवलप करने में, ये हमने कर लिया था, करेक्ट। ये वाला करा दिया था मैंने, डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट स्टेजेस, कर लिया था या नहीं किया था? कर लिया था मैम ये भी। ये पूरा हो गया था। फिजिबिलिटी स्टडी तो मेरे को याद है मैंने कराया था, इसके बाद ये सब करा दिया था, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये पूरा हो गया था। यस मैम, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम भी करा दिया था आपने। अच्छा, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी कर दिया था हमने, ओके। और MIS फंक्शंस नहीं किए ना? फंक्शंस तो नहीं किए थे ना MIS के? हाँ, ये नहीं किया था मैम। चलिए, हमने स्टेजेस कर लिए हैं, बेनिफिट्स कर लिए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं MIS के फंक्शंस की। So, क्योंकि हम लोगों का MIS की जब हम बात करते हैं तो MIS बेसिकली क्या करता है, सारे डेटा को कैप्चर करके, है ना, हमें जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम उसी को फंक्शंस के फॉर्म में बात कर रहे हैं। MIS is set up by an organization with a prime objective to maintain management information to be used by managers in decision making. Thus, MIS must perform the following functions in order to meet its objective. बोल रहे हैं कि क्योंकि MIS का जो मेन काम होता है, जो उसका सेटअप है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर वो बेसिकली क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, और जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, उनको जो भी फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, उसमें उसको हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करेगा। एग्जांपल बताओ, अब आप एग्जांपल बताओ, कैसे, किस तरह के डिसीजंस, क्या चीज, क्या आपके हिसाब से हो सकता है? हाँ जी, एनी एग्जांपल? मैम किस चीज के एग्जांपल? MIS कैसे ये काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर करके डिसीजन मेकिंग में कैसे सपोर्ट कर रहा है, और किस तरह के डिसीजन मेकिंग आपको लगता है मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है थ्रू MIS, और हाउ डू यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू हेल्प द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग? मैम ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको रूल आउट करके उसके लिए कोई बेटर सोल्यूशन डालने के लिए, या उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी है या कोई रूल बनाना है, उसके लिए काम आएगा। पॉलिसी बनाने के लिए कैसे MIS हेल्प करेगा आपको? मैम इंफॉर्मेशन गैदर होगी तो उस इंफॉर्मेशन, हेलो बोलो बोलो बोलो। मैम, कोई जो इंफॉर्मेशन गैदर होगी मतलब उसके बाद उसके रिगार्डिंग अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ प्रॉब्लम चल रही है वो पता चल जाएगी, तो उसी के लिए फिर पॉलिसीज बनाई जा सकती है ना। मैं वही तो बोल रही हूँ, मुझे कोई इंस्टेंस बताओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ये तो हमें पता ही है, तो ऐसा आप कुछ वैसे सोच के बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन में सो एंड सो प्रॉब्लम के सो एंड सो डेटा हमें हेल्प कर देगा, और सो एंड सो रिपोर्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे उस प्रॉब्लम को, जो हमें सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। मुझे वैसा बताओ कुछ। मैम अगर जैसे एम्प्लॉय अटेंडेंस का भी अगर हो, कि सपोज कोई कंसर्न डिपार्टमेंट में जितना उनके टारगेट्स हैं वो मीटअप नहीं हो रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि वहाँ अटेंडेंस शॉर्टेज चल रही है या फिर वर्किंग टाइम कम हो रहा है, तो मे बी ये रूल आउट करके वो एक
कोई पॉलिसी बना सकते हैं कि इतने टाइम तक ही एंट्री अलाउड है, और जो भी है कि इतना % आपका अटेंडेंस होना चाहिए, या इतना वर्किंग आवर आपका होना चाहिए, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल एपिक एग्जांपल है। और कोई बताएगा? श्वेता, श्वेता है? श्वेता, Yes, ma'am. आप बताओ कोई एग्जांपल। How do you think that MIS, or give me an instance or a situation wherein you extract an information that helps you for a solutioning for the management? Ma'am, सोच लो, कोई बात नहीं। मैम अब थोड़ा सा पढ़ा नहीं है मैम इस टॉपिक के बारे पढ़ा में। नहीं है? दीपक, मैम ये इसमें भी हेल्पफुल हो सकता है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह जैसे करना हो, मतलब प्रमोशन करना हो किसी एम्प्लॉय का, क्योंकि हमारे पास जैसे मतलब रिकॉर्ड रहता है जैसे सभी एम्प्लॉयज का, तो हमें पता चलता रहता है कि मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उनका प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर मतलब अगर वो अच्छा नहीं कर रहे तो मतलब उनको निकाल भी सकते हैं, मतलब उस चीज में हेल्प कर सकता है। कहाँ से ढूंढा? ये कॉपी करा है क्या नहीं से? हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम? कहाँ से ढूंढा ये एग्जाम्पल? अपने आप ही मैम। अपने आप ही। वेरी गुड एग्जाम्पल। देखो, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स आए। श्वेता, ध्यान से सुनना। परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर या प्रमोशंस के टाइम पर ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, है ना? सबके काम करने के अलग अलग काम है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स हैं। नाउ since you have to promote people who have performed extraordinary or who have performed above the normal performance, क्योंकि आप सबको प्रमोट तो नहीं करते, तो सभी लोग अच्छा काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको होता है कि हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, या हमें हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें पैसा हमारा अच्छा, इंक्रीमेंट्स वगैरह अच्छे लगने चाहिए। नाउ इन दैट केस what MIS can do, MIS can extract information from different departments। अगर हम अपना MIS का जो सिस्टम है, यानी कि MIS का जो हमारी जो उसकी डिजाइनिंग है वो इस तरह से करें कि वो एम्प्लॉयज की डेटा उठा रिपोर्ट में आए जिन लोगों ने हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। फिर उसमें से वो जब डेटा आपके पास आ जाता है, फिर आप उसके अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस या इस तरह का एक कमांड दे देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि टॉप 5 परफॉर्मेंस कौन से हैं, टॉप 2 परफॉर्मेंस कौन से हैं, टॉप 10 परफॉर्मेंस कौन से हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू मे डिसाइड द अप्रेजल्स एंड यू मे डिसाइड द इंक्रीमेंट्स इन देयर सैलरीज। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, इवन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है बट टॉप में नहीं आ रहे, आपने जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए एज अ इंक्रीमेंट बांटना है सैलरीज में, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको तुमने प्रमोशन भी दे दिया, उनको हाइक भी अच्छा दे दिया। अब जो बचे हुए लोग हैं उनको भी हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा बांटना है इंक्रीमेंट के फॉर्म में, तो उसके लिए भी आपका सिस्टम आपको परसेंटेज फॉर्म में आपका वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर दी performance percentage or as per the performance ratio of the people in the employees, in the organization. Now that ways MIS जो है आपके पास एक unbiased, एक non partial और सिस्टमैटिक वे है उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ताकि जो जो लोग ने काम किया है उसके हिसाब से उनको रिटर्न भी मिल सके। सो इन दैट केस ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का डेटा निकालना, उनका परफॉर्मेंस का डेटा निकालना, फिर उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रेट करना, फिर रेट के हिसाब से उनके
अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे स्टेप्स एक ही बार में हमारा MIS हमें निकाल के दे देता, फटाफट से उसका सोल्यूशन आपके सामने। जैसे हमें अभी दीप्ति ने बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो हेयर प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि परेशानी, प्रॉब्लम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं या प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इशू है और इस पर्टिकुलर का सोल्यूशन निकालना है। तो MIS आपको वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारा सिस्टम, वो सारे स्टेप्स विद इन वन रिपोर्ट करके दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स यू फॉर अ बेटर डिसीजन मेकिंग, कि आपके जो टॉप परफॉर्मेंस है वो ऑन अ वेरी जेन्युइन बेसिस निकल के आ जाते हैं और उसके ऊपर जेन्युइन बेसिस पे आपका अमाउंट एलोकेट होगा। ठीक है, क्लियर है श्वेता? भी आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ना एग्जाम्पल? अब कई बार देखो, मैंने आपको बताया एग्जाम्स में जब भी आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हो, उसमें सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल डालो, 2 लाइनें 4 लाइनें जरूर लिखो, बिकॉज दैट गिव्स अ idea to your examiner that such a student knows about it, such a student knows how MIS works. ठीक है, और उस हिसाब से आप यू कैन फेच गुड मार्क्स। एनीवेज, चलो अब यही जो हमने अभी सिचुएशन पढ़ी है, यही जो अभी हमने इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करी है या डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करी है, अब इसको हम देख रहे हैं कि सिस्टम एक्चुअली एज अ फंक्शन कैसे काम कर सकता है या उसके क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि भैया हमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कैप्चर करना होगा, तो डेटा कैप्चर सबसे पहले MIS क्या करेगा, जितने भी सोर्सेज हैं, इंटरनल ले लो या फिर एक्सटर्नल ले लो, ठीक है, उसका वहां से वो डेटा कैप्चर करेगा, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू हो, पर हमारे पास वो डेटा MIS में कैप्चर होता है। So end users typically record data about transactions on some physical medium such as paper form or enter it directly into computer system. कई बार तो क्या है, ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर है, वहां से वो सारा डेटा कैप्चर हो रहा है। कई बार क्या होता है कि मैनुअली आपके पास पेपर्स के ऊपर डेटा है और आपने वो सिस्टम में डाला और फिर वहां से MIS ने उस डेटा को पिक किया। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं, जहां से भी टोटल, अब जैसे विभूति ने एग्जांपल दिया अटेंडेंस शीट, फॉर एग्जांपल जो बाहर फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के अंदर रजिस्टर में अटेंडेंस शीट लगती है, तो रजिस्टर में अटेंडेंस लगने के बाद वो कंप्यूटर में भी तो एंट्री होती है ना, तभी तो सिस्टम में स्टोर हो पाएगा, है ना। वैसे तो अब वो बायोमेट्रिक मशीन वगैरह जहाँ पे लगी हुई है वहां से डायरेक्टली सिस्टम कैप्चर कर लेगा, लेकिन जहाँ पे फिजिकली या मैनुअली पेपर के ऊपर हो रहा है वहां से पेपर से हमें सिस्टम या कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन विल बी टेकन अप बाय द MIS। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सब लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है वैसे फंक्शंस, लिख लेंगे सब लोग, इजी पहला पॉइंट। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब जब हमारा पास, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, हमें जो डेटा चाहिए हम वो उठाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास दीपक ने एग्जांपल दिया था कि हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब एम्प्लॉयज का अटेंडेंस भी है रिकॉर्डेड, एम्प्लॉयज की पुरानी सैलरीज भी रिकॉर्डेड है, एम्प्लॉयज के कुछ एडिशनल एक्टिविटीज होंगी वो भी रिकॉर्डेड है, एम्प्लॉयज ने कितनी छुट्टियां ली है वो सब भी रिकॉर्डेड है। हमें लेकिन जो एक्चुअल में डेटा चाहिए हम वो उठाएंगे, हमारा सिस्टम वो उठाएगा। अब जैसे हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल चाहिए तो हमें उनकी परफॉर्मेंस उठानी है, हमें अगर उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए तो एम्प्लॉयज का अटेंडेंस उठाएगा सिस्टम, हमें अगर फॉर एग्जांपल उनका लीव रिकॉर्ड चाहिए तो लीव रिकॉर्ड उठाएगा। तो MIS जब भी हम डिजाइन करते हैं, जब भी हमारा सिस्टम एक MIS की रिपोर्ट तैयार करता है, वो उस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हमें चाहिए। सो द कैप्चर डेटा इज प्रोसेस to convert it into the required management information, जो हमें, जो अभी मैंने बताया ना, जो एम्प्लॉयज का सारा डेटा है, पर हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करेगा, उसको कैप्चर करेगा। फिर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन बाय such activities as calculating, comparing, sorting, classifying and summarizing। तो ये बता रहे हैं कि जैसे जो डेटा उठाएगा उसको जो प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा भाई। अभी जैसे मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करें तो हम पहले तो उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेगा,
फिर कंपेयर करेगा कि आपस में इसके कौन से वाले बेटर परफॉर्मर है, फिर सॉर्ट करेगा कि भैया हमें टॉप वाले ऐसे है, और उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा कि ये वाले जो 4 हमारे एम्प्लॉयज हैं, या ये वाले जो 10 एम्प्लॉयज हैं दे आर द टॉप परफॉर्मर, या ये वाले जो 2 एम्प्लॉयज हैं वो टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो इसका मतलब ये कि स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, सॉर्ट करना, क्लासिफाई करना, और फिर समराइज करना उस इंफॉर्मेशन को जो मेरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बस मेरा पार्ट क्लियर सबको? मैम कोई हाँ। दूसरे उसका एग्जांपल भी बता दीजिए, मतलब किसी दूसरी कंडीशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग के लिए। चलो हॉस्पिटल से रिलेटेड उठाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल से रिलेटेड में उठाने पर हम लोग फॉर एग्जांपल ये स्टडी कर रहे हैं, या हम अपना एक MIS ऐसा तैयार कर रहे हैं जहां पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जहां पर हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते हैं और हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स कौन कौन सी ऐसी बीमारियां या डिजीजेज हैं जिसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मेडिसिन, sufficient equipment या sufficient doctors नहीं है in order to resolve that issue, and for that we have to call external consultants to our hospital. Now when we call an external consultant तो 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। पहला, हमें एक्सटर्नल अगर हमें टाइम पे नहीं मिलता कंसल्टेंट, मेरा यहाँ पे पेशेंट सफर करेगा। दूसरा, मेरे हॉस्पिटल की गुडविल खराब होगी, क्योंकि अगर किसी को बाय द वे इफ समवन लॉसेस हिज लाइफ, उस केस में मेरे हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज उस पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ड्यू टू एक्सटर्नल कंसल्टेंसी हम लोगों को प्रॉब्लम आई। तीसरी चीज, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हमें एक्सपेंसिव भी पड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर से एट अ टाइम बुलाने पड़ते हैं, उसको कोई पहले से तो पता नहीं होता कि कब जरूरत पड़ सकती है या कब ऐसे क्रिटिकल। तो अगर हम ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं या ऐसे इंसिडेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, हमारे सिस्टम के अंदर जब जब भी डॉक्टर पेशेंट्स की केयर होती है, तो उनकी पेशेंट केयर हिस्ट्री, जो पेशेंट केयर हिस्ट्री है या पेशेंट केयर रिपोर्ट्स है, वो मंगवा के मंगवा के उसके डेटा से हम लोग ये एक कमांड डिजाइन करवाते हैं कि situations wherein we call for an external doctors or external consultants। वो अगर हमें रिपोर्ट पता चल जाती है तो हमने देखा कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इतनी बार अकर हुई है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि महीने में एक बार अगर कंसल्टेंट हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती हो तो उसके लिए मैं स्पेशली एक नया डॉक्टर रखूँ, बिकॉज मेरे को कॉस्ट पे भी ध्यान देना है फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ इन दैट केस वी विल चेक कि फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितनी बार ऐसा होता है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, और हमारे पास हार्ट पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, महीने में कितनी बार आ रहे हैं, जहां पर मुझे एक्सटर्नल कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। हमने देखा कि एक महीने में कम से कम 10 से 12 बार की जरूरत पड़ रही है। तो 10 से 12 बार की जरूरत पड़ रही है, दैट टू इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो I would suggest to a management that now we should hire a cardiologist also for our hospital, since we are getting many patients for heart related issues also, and that too in a emergency situation। अब यहाँ इस फैसले तक पहुंचने के लिए मुझे 3-4 चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी। मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, कितनी बार ऐसा हो रहा है। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट पड़ रही है। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो लोग फ्रॉम अ कंसल्टेंट अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मेरे हॉस्पिटल में, क्या वो पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसका एनालिसिस करने के बाद ही, एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ही हम एक फाइनल समरी या फाइनल समराइज डिसीजन या स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो पूरी इंफॉर्मेशन को निकालना, कैलकुलेट करना, फिर उसमें कंपेयर करना कि कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना हमारा सेटिस्फेक्शन रेट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, फिर कंपेयर करना उसको कॉस्ट से। जो अगर हम फुल टाइम हायर कर लेते हैं एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट, या क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट आएगा तो कार्डियोलॉजिस्ट का एक असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, ये 2 लोग मिलके करते हैं। देन सॉर्टिंग, फिर उसको सॉर्ट करेंगे। अब जो ये इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उनमें क्या आउटपुट निकल के आ रहे हैं, क्लासिफाई करेंगे। ये अच्छा क्लासिफाई करने का मतलब है, अच्छा ये इस तरह की
डिफरेंट कार्डियोलॉजिस्ट का हमारा रेट आ रहा है या हमारे पास उनकी फीस स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उस लोकेशन के हिसाब से कैसे है या टाइमिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से कैसे है, तो उस डेटा को भी क्लासिफाई करके ना, और फाइनली मैंने निकाल के देखा कि मेरे को टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स एज वेल एज द लीस्ट लीस्ट कॉस्ट ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो दो चीजों की बेसिस पे मेरा फाइनल समरी निकल के आ गया कि मतलब परफॉर्मर्स कैसे हैं वो, मतलब उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उनका पेशेंट केयर कैसा रह चुका है पहले हिस्ट्री कैसी है, और वो लोग कितना चार्ज करेंगे मेरे हॉस्पिटल में अगर वो फुल टाइम आते हैं। तो इन सब के बेसिस पे जो फाइनल मेरी समरी निकल के आ रही है, जो फाइनल मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है, वहां मेरा ये डेटा पूरा पूरा प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेसिंग उस सेंस में चलेगी। ठीक है, हॉस्पिटल के ये वाला एग्जांपल बना लोगे? यस मैम। ठीक है, श्वेता क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद जब हमें अपना हमारा डेटा क्लासिफाई हो गया, समराइज हो गया, तो अब हमारे को क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। कह रहे हैं कि जो हमने प्रोसेस किया, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन निकली, प्लस जो अनप्रोसेस भी है। अब जैसे हमने एम्प्लॉयज का, या हमने अपने अभी हॉस्पिटल वाले एग्जांपल में पेशेंट्स हैं, उनका हमने डेटा, अब जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ही ये डेटा, आगे भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं या बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं जहां से यही डेटा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज के केस में बात, पहले तो अभी हमने जो दीपक वाला एग्जांपल लिया परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला, वहां पे हमें परफॉर्मेंस देखनी थी। अब हमें देखना है कि एम्प्लॉयज का वो कितना है, अटेंडेंस कैसी है, तो वही वही डेटा हमारे को अटेंडेंस वाला इंफॉर्मेशन भी देगा। तो दैट मीन्स जो प्रोसेस्ड नहीं है वहां से वो अटेंडेंस की प्रोसेसिंग होगी, फिर वो फाइनल शीट निकल के आएगी हमारे पास, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन काम के लिए आएगी। सो एमआईएस क्या करता है, एमआईएस हमेशा डेटा को जो भी आपने प्रोसेस किया और जो भी हमारा अनप्रोसेस है उसको स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज के लिए। If any information is not immediately required, it is saved as an organizational record. In this activity, data and information are retained in an organized manner for later use, and stored data is commonly organized into fields, records, files, database. Simply जैसे हम लोग भी अपने पास अपनी कंप्यूटर्स के अंदर फाइल्स बना लेते हैं, रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, हमारे पास एक डेटाबेस होता है, या डेटाबेस यानी कि आप जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी भी ड्राइव में अपने पास जो इन्फॉर्मेशन रखते हो, ऐसे ही अपने पास एमआईएस भी अपना डेटाबेस तैयार कर लेता है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है उसी टाइम काम ना है, बट फ्यूचर में जरूर काम आ सकती है ना। और हो सकता है जो इंफॉर्मेशन इवन हमने भी काम अभी हमने काम में ली है, हो सकता है वो 5 साल बाद फिर मुझे एक बार उसको फॉलो करना पड़े, या उसको चेक करना पड़े, या उसको अपडेट करना पड़े। सो दैट वे ऑल्सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी ऑफ use to you for your future decision. So that's why MIS stores the information. ठीक है, उसके बाद करें रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्रीवल का मतलब क्या है, या रिट्राइव करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने रखी हुई है सिस्टम के अंदर, एमआईएस ने अपने पास स्टोर कर रखी है, उसको वो तब निकाल के देगा जब हमें जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारा 5 साल पहले, 10 साल पहले की जो रिपोर्ट थी, हो सकता है वो मुझे आज जरूरत है, तो मेरा सिस्टम फटाक से उस इंफॉर्मेशन को जाके निकाल के ले आएगा। जैसे आप कमांड दोगे, एमआईएस जो है आपकी वो इंफॉर्मेशन निकाल के उसको रिट्रीव करके हमें प्रोवाइड कर देगा। यानी कि पुराने डेटाबेस में से जो भी मेरा स्टोर इंफॉर्मेशन रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन को लेके आना एंड देन अगेन उसको प्रेजेंट कर देना। सो MIS retrieves information from its stores as and when required by various users, and as per the requirement of management users, the retrieved information is either disseminated as such or it is processed again to meet the exact demands. Dissemination का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? दीपक बताएगा? दीपक कहेगा सारे क्वेश्चन मैं मुझसे पूछ लेती हूँ। क्या चीज में? डिसिमिनेटेड का क्या मतलब है?
हाँ, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मैम जो मतलब इंफॉर्मेशन मतलब यूजफुल नहीं है ज्यादा, मतलब उसके रिगार्डिंग है ये, उसको मतलब रिमूव करना है, मतलब नहीं, श्वेता आप बताओ। मैम किसी इंफॉर्मेशन का वाइडली स्प्रेड होना, मतलब फैलना किसी भी इंफॉर्मेशन का। उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना या स्प्रेड करना। प्रोवाइड करना या स्प्रेड करने का मतलब है कि एज इट इज प्रोवाइड कर देना, या फिर अगर आपने सेट ऑफ ग्रुप्स के पास एक इंफॉर्मेशन जानी है वाली, तो वहां स्प्रेड कर देना। मीन्स अगर 5 मैनेजर्स हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन जानी है, तो वो डिसमिनेशन ऑफ रिपोर्ट हो जाएगी या डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो ईदर इंफॉर्मेशन इज ईदर डिसमिनेटेड एज सच, वैसे ही चली जाएगी या फिर वैसे ही स्प्रेड हो जाएगी, और इट इज प्रोसेस्ड अगेन टू मीट द एग्जैक्ट डिमांड्स। यानी कि जो भी आपकी नई डिमांड्स है उस पुराने डेटा से, तो उसके लिए भी वो एक बार प्रोसेस होके वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उठाया कि पास्ट में एम्प्लॉयज का अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या था और अभी हमारे को क्या रिकॉर्ड है, मुझे ये कंपैरिजन करना है। तो मेरा पास्ट का मतलब है मैं लास्ट 5 साल का डेटा उठा रही, तो लास्ट 5 साल का डेटा मेरी आज की जो रिक्वायरमेंट है कि उस लोगों की अटेंडेंस कैसी रही उसके हिसाब से मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगी, या अगर मैं उसको ट्रेंड एनालिसिस के फॉर्म में या मैं ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहती हूँ, या मैं उसको जो हमारी करंट 1 साल का जो परफॉर्मेंस है, 1 साल का जो मतलब अटेंडेंस है उसके साथ कंपेयर करना चाहती हूँ, तो MIS मेरा अकॉर्डिंगली मुझे रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही लास्ट हम बात करें डिसमिनेशन ऑफ MII, यानी डिसमिनेशन ऑफ MIS है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वही जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स है MIS का, या तो मुझे वैसे मिल जाएगा एज इट इज, या फिर स्प्रेड होकर जाएगा जो भी मेरे यूजर्स हैं उसके पास। तो इसको हम पीरियोडिक भी कह सकते हैं, या हम डेली बेसिस पे भी कह सकते हैं, एनुअल बेसिस भी कह सकते हैं। जिस बेसिस पे भी हमें वो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमारा MIS डिजाइन कर लेगा, MIS हमारे उस कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं आपको एक रिपोर्ट यस दिखाती मैम। हूँ, प्रैक्टिकल रिपोर्ट देखनी है आपको MIS की? हाँ जी मैम। अगर मेरे पास है तो। अच्छा, वैसे ना ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है रिपोर्ट, ये हम लोग मैं प्रैक्टिकली अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करती हूँ। वैसे मुझे दिखानी नहीं चाहिए आप लोगों को, पर फिर भी मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस एंड जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो मैं आपको मैं जस्ट एक छोटा सा बैकग्राउंड दे सकती हूँ, बेसिस दे सकती हूँ। अब जैसे कि MIS की रिपोर्ट्स किस तरह से निकल के आती हैं, अब जैसे ये रिपोर्ट आप देख रहे हो, इसमें मल्टीपल शीट्स हैं, देख रहे हो गाइस? यस मैम। यस मैम। मेरा ये वाला जो फर्स्ट शीट है ना, ये मेरी फाइनल आउटपुट है। ठीक है, देखो ये आप
ये देखा आपने ये वाला, यहाँ पे ये पास फेल का डिसीजन आया हुआ है इसके ऊपर, मैंने हाईलाइट कर दिया। ये डिसीजन हम लेते हैं, लाइक इफ आई एम एनालाइजिंग दिस रिपोर्ट, तो वेदर द परफॉर्मेंस इज अंडर द पास कैटेगरी और अ फेल कैटेगरी, दैट आई विल डिसाइड बेसिस द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव हियर। जैसे देखो ये सैंपल रिपोर्ट और सैंपल ये दे रखी है मुझे सेकंड वाली शीट में, देखो अगर आप ध्यान से, फर्स्ट शीट पे पास फेल सबको दिखा, ये समझ में आया सबको, यहाँ पे ये दिख रहा है सबको, यस मैम। मैम दीपक दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना ये। नाउ आई मीन देखो इसके अंदर दोनों कैटेगरी है, पास की भी फेल की भी, ये फेल कैटेगरी भी है ना, ये पास कैटेगरी, ये सिस्टम में ऑलरेडी फिल्ड है, बट आई विल सिलेक्ट, यानी कि ये जो मेरा डिसीजन मेकिंग है पास फेल का, बेसिस ये सारी इंफॉर्मेशन है, जो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन ये जो फाइनल मेरी, ये मेरा एनालिसिस आया है, ये जो मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये मेरा एनालिसिस है, बेसिस दीज इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फ्रॉम सिस्टम। ये सब मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई नहीं है, ये सिस्टम बेस्ड है, इसको एनालाइज करके मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई, फाइनली फिर उसका ऊपर मैंने ये डिसीजन दिया कि ये जो पूरा काम है दैट इज अंडर पास कैटेगरी और फेल कैटेगरी। ठीक है, तो मुझे एमआईएस ने क्या किया, एमआईएस ने मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सब ये देखो, ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब सिस्टम के हैं, मेरे नहीं है ये इंफॉर्मेशन। देन ये आपका ये डिस्पैच का कितना इंफॉर्मेशन है, स्पॉटिंग क्या क्या हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये रिकंसिलिएशन मैंने किया हुआ है, उसके बाद इस तरह के रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन है, ये सिस्टम ने निकाल के दी, सब सिस्टम ने निकाल के दिया, ठीक है, और मुझे उसको उसने इस फॉर्म में तैयार करके दे दिया, ये जो मेरी फाइनल रिपोर्ट है जिसका बेसिस ये पिछला था, और ये मेरी रिपोर्ट के बेसिस पे ये मेरा फाइनल आउटपुट, यानी कि मेरा फाइनल डिसीजन। ठीक है, थोड़ा देखने में आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या मैडम दिखा रही हैं, लेकिन एमएस की रिपोर्ट्स में वो इस तरह से होती हैं हमारी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्लियर या ऑल क्लियर दीपक? हाँ यस मैम, क्लियर है। ऑल क्लियर दीपक? यस मैम। कह रहे ऑल क्लियर। ऑल क्लियर के फंडा हमारे यहाँ ये है कि सब ऊपर से चला जाता है, और क्लियर का मतलब है हाँ हमारे आ गया थोड़ा सा। तो कौन सी कैटेगरी है दीपक? कैटेगरी ऑल क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। And Shweta, you have also understood? यस मैम, यस मैम। Dr. Singh? मैम आपके पास कोई और भी एग्जांपल है? और भी देखनी है? हाँ मेरे पास और भी एग्जाम्पल है। एक मतलब जो रिलेटेड हो थोड़ा मेडिकल फील्ड के। अरे ये रिपोर्ट्स देख के डर नहीं लग रहा तुम्हें? डरावनी सी लग रही इस तरह की? हम जब काम करते हैं बहुत डर लगता है तुम्हें। हाँ मैं और एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, भर भर के दिखा सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। होल्ड ऑन। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखो ये एक और मैं रिपोर्ट दिखा रही हूँ आपको, जो ऑलरेडी सिस्टम में डिजाइंड है, जो हम लोग ये आईटी वाले लोग बनाते हैं। ये फाइल बैकअप फाइल है जो मैन्युअली डालनी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कोड्स वगैरह है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ऐड होती है उसमें कोड्स उसमें ऐड हो जाते हैं, कंट्री वाइज एड्स हैं, कोड्स हैं थोड़े वेंडर्स के। देन उसके बाद जो ये मैं आपको वैट रिपोर्ट दिखा रही हूँ, बेसिकली ये रिपोर्ट मुझे सिस्टम निकाल के देती है, ठीक है।
सॉरी, ये रिपोर्ट जो रॉ डंप है ये मुझे सिस्टम निकाल के देती है, ये मेरा MIS उसको इस फॉर्म में तैयार कर देता है। देखो ये अनऑर्गेनाइज रिपोर्ट है, इसमें देखो टैक्स कोड्स यहाँ पे स्टार स्टार डले हुए हैं, कंट्री वगैरह नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री की ट्रांजैक्शन है, और उस हिसाब से मेरा टैक्स कोड। अब जो मेरी नीचे वाली रिपोर्ट है सेकंड वाली वैट एडिटेड, यहाँ पे देखो मेरे टैक्स के कोड्स भी ऐड हो गए हैं, प्लस मेरी कंट्री भी ऐड हो गई, जैसे US है यहाँ पे। इसमें नीचे और कंट्रीज भी होंगी, जैसे IE है, IE आयरलैंड होता है, आयरलैंड ऐड हो गया, US ऐड हो गया, है ना। तो ये मेरा बाइफर्केशन के साथ मुझे फिनिश्ड रिपोर्ट मिल गई। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये गेट रिजल्ट और क्लियर डेटा दो कमांड्स बनी हुई हैं। अगर मैं क्लियर डेटा करूंगी तो यानी कि जो मेरा रॉ डेटा है वो वहां से साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, और मुझे फिर फ्रेश रॉ डेटा डालना पड़ेगा सिस्टम में से निकाल के। और गेट रिजल्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरी जो ये रिपोर्ट एडिट होके आई हुई है मेरी वो तैयार होके आ जाएगी। MIS क्या कर रहा है, मुझे एक एडिटेड रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द कमांड व्हिच वी हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। देखो अभी एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि जब आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे और रिपोर्ट्स वगैरह बनानी, रिपोर्ट्स तैयार करना, प्रेजेंट करना, जब करना शुरू करोगे आप लोग, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंड होगी। बट आई एम जस्ट ऑल्दो ये प्रैक्टिकल व्यू है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाई? बिकॉज आई वांट यू पीपल टू सी हाउ द रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, हाउ यू गिव अ सिस्टम, हाउ डू यू ऐड अ डंप और अनऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट। ये मेरी अनऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट है या डंप रिपोर्ट है जो सिस्टम से निकली हुई है, और इस पर्टिकुलर फाइल को इसमें तैयार हो गई, और इससे मेरा ये फाइनल मेरा आउटपुट निकल के आया, ये मेरा फाइनल आउटपुट है। ठीक है मैम, ये जो एग्जांपल है ये क्या? मतलब मतलब ये पेशेंट के जैसे उसके हॉस्पिटल रिकॉर्ड की वो है ना परफॉर्मेंस, ये जो है ये मेरा वैट रिपोर्ट है, टैक्स मतलब हाँ टैक्स रिपोर्ट है मेरी। अच्छा, टैक्स रिपोर्ट। ये वेंडर्स के लिए मैं ये बेसिकली कंपनी का जो डेटा है, इन वेंडर्स ने हमारी इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई उस पर ये मेरा टैक्स लगा हुआ है। टैक्स यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, इसका टैक्स कोड आ गया है, टैक्स कोड के हिसाब से अमाउंट उठ जाता है टैक्स का, और कौन सी कंट्री से ट्रांजैक्शन हुई है ये वो दिया हुआ है। ठीक है, मैम इसमें कार्डियोलॉजी क्या लिखा हुआ है, कार्डियोलॉजी का क्या है? ये कार्डियोलॉजी का ये वेंडर का नाम है। अरे आप इन चीजों में मत पढ़ो ना, आप इस मैं जो दिखाना चाह रही हूँ वो देखो कि ये सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मेरे पास जो भी मेरे को मेरे हिसाब से जो मेरी रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, जो मेरी जरूरत है, वो मेरे टैक्स कोड्स हैं, कौन सा GL ऐड हुआ है, कौन से टैक्स कोड उसमें लगे हैं, और कौन सी कंट्री है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है जो मुझे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, और अमाउंट देखो ये अमाउंट भी निकल के आ गया, ये मेरा फाइनल आउटपुट है जो मेरी मैनेजमेंट को भेजना है। क्लियर हुआ गाइस? आगे यस मैम। ठीक है, अब ज्यादा रिपोर्ट्स हो जाएंगे ना तो फिर अच्छा, अब लिमिटेशंस क्या है MIS की, क्या क्या कमियां हो सकती हैं MIS की? सबसे पहले जो हमारा बहुत बेसिक लिमिटेशन है कि अगर हमारी MIS डिजाइन ही नहीं हुई अच्छे तरीके से, यानी कि जो मैंने भी आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं उस रिपोर्ट्स को पिक करके जो फाइनल आउटपुट निकलने का जो मैकेनिज्म है, वहाँ डिजाइनिंग में IT वालों ने गड़बड़ कर दी, या डिजाइनिंग में जिसकी नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नॉलेज के लिए काम होता है वो वाला, एंड मैंने उसको पिक ही नहीं किया प्रॉपरली, तो मेरी जो आउटपुट है MIS का यूज है वो बेकार हो गया।
यानी कि मेरी रिपोर्ट जो भी मैं इंफॉर्मेशन या आउटपुट निकाल रही हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने भी आपको रिपोर्ट दिखाई, आपको पता ही नहीं है इसको यूज कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है मेरे लिए, तब भी एमआईएस का कोई फायदा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि आपके जो यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको उसका उसका यूज ही नहीं पता। तीसरा, एमआईएस को कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारा जो डेटा है, जो बेसिक रिपोर्ट या डंप जो आपने ऐड किया है वो पुरानी है, वो आउटडेटेड है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो एमआईएस है वो हमें ये इंडिकेशन नहीं दे पाता भाई ये रिपोर्ट पुरानी है या नहीं है, क्योंकि तुमने जो उसको रिपोर्ट दी, तुमने जो उसको डेटा दिया, उसने उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करके दे दी। अब उसको कैसे समझना है वो भी आपको समझना होगा। अब उसकी रिपोर्टिंग में कहीं कुछ गड़बड़ है, डंप उठाने में गड़बड़ है, बेसिक इंफॉर्मेशन उठाने में कहीं स्टेप्स में गड़बड़ है, तो वो भी एमआईएस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वो आपको ही पता करना होगा कि भाई ये जो 4 स्टेप्स हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से हमने कमांड अपने एमआईएस को दी हुई है या नहीं दी हुई, या कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा है। अगर मिस हो रहा है तो उसका मेरे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि इसके अंदर कोई एक वाली रिपोर्ट गड़बड़ गई है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो एमआईएस आपको आइडेंटिफाई नहीं करके देगा, वो आपको ही, यूजर को ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं एमआईएस की। एमआईएस आपको काम फटाफट करके देगा, आपकी रिपोर्ट्स को फिनिश फॉर्म में तैयार करके दे देगा, आपको रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन जो उसकी सिस्टम के स्टेप्स हैं जो आपके एमआईएस में डिजाइनिंग के टाइम पर है, अगर वो ठीक नहीं है या वहां पे गड़बड़ हुई है तो वो एमआईएस उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम जो थर्ड पॉइंट आपने बोला है कि आउटडेटेड अगर डेटा है तो फिर वो काम का नहीं है, पर लेकिन मैम कितनी बार तो पुराना डेटा भी चाहिए होगा ना। नहीं 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 नहीं, देखो आप इसको गलत ले जा रहे हो। मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मुझे देखना है हाउ माय एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग, ठीक है, और जब मैं रिपोर्ट के लिए कमांड दे रही हूँ, डेटा वहां पे इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, मैंने डाल दिया वहां पे रिपोर्ट्स बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2005, और जबकि मुझे डालना था 2020, तो वो तो जब मैम ये फर्स्ट पॉइंट में नहीं आएगा क्या? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आपके जो स्टेप्स हैं इन इम्प्लीमेंटिंग, जैसे कार्डियो की इंफॉर्मेशन उठाना, उसको एनालाइज करना, वो स्टेप्स की बात कर रहा है। थर्ड वाले पॉइंट पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आप उठा रहे हो, अगर वो आपने पुरानी उठा ली या वो आपके सिस्टम ने पुरानी उठा ली तो भी उसका एमआईएस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ डिफरेंस? पहला हाँ जी मैम। स्टेप्स में गड़बड़, लास्ट स्टेप बोल रहा है इंफॉर्मेशन में गड़बड़। आया डिफरेंस समझ? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जब हम एमआईएस इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब हम आप अपना एमआईएस को इम्प्लीमेंट करते हो सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सिर्फ मोटा मोटी अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो वो रहता है हमारा रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। जब हमारे एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करते टेक्निकल चीजों को, या या वो उनको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाएगा वर्क एनवायरनमेंट, सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगी, तो इस वजह से भी वो लोग एमआईएस को एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे शुरू शुरू में जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस आई थी, अंगूठा लगा के जो उसमें हम मशीन में अटेंडेंस देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लो या छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, लोग नहीं पसंद कर रहे थे, लोग अभी भी
हाथ से लिख के जाना पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्केप हो सकता है, वहां पर चेंज किया जा सकता है, लेकिन मशीन के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। तो ये भी कई बार क्या होता है, तो इस तरह की चीजें लोग पसंद नहीं करते कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MIS इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। Major factors that determine the degree of resistance that organization face in MIS. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ज्यादातर रेजिस्टेंस लेके आता है एम्प्लॉइज में इम्प्लीमेंट करने के लिए? लगता है कि एम्प्लॉइज को लगता है कि जो MIS जो है वो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज क्रिएट कर देगा, डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को चेंज कर देगा, जिससे फंक्शनिंग में चेंज आ जाएगी, उनके वेज ऑफ वर्किंग में चेंज आ जाएगी। तो इसकी वजह से लोग जो है MIS को पसंद नहीं करते और वो रेजिस्ट करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग में क्या रहेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा कि लोग उसको समझें कि इससे हमारे इंफॉर्मेशन पे जो डिसीजंस होंगे, जो हमारे आउटपुट निकल के आएगा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तब भी लोग उस चीज को रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद degree of employees involvement in MIS station is a major issue in implementation. If employee participation is good, then resistance to MIS. कह रहे हैं कि जब, क्योंकि MIS एक मशीन है, राइट, एक मशीन का एक फंक्शनिंग है, तो वहां पर जो स्टेप्स होंगे, जो डिजाइनिंग होगी, वो तो लोग ही तैयार करेंगे, एम्प्लॉयज ही तैयार करेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि कई बार एम्प्लॉयज जब नहीं इन्वॉल्व होते, रेजिस्ट करते हैं, तब भी मेरा आउटपुट खराब होता है। तो MIS को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जहां पर आपके एम्प्लॉयज अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे MIS को तैयार करवाने में, डिजाइन करवाने में, वहां मेरा रेजिस्टेंस कम होगा और मेरा आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कई बार मैनेजमेंट जो है लोगों को नहीं इन्वॉल्व करती है MIS को बनाने में। उस केस में भी जो अगर मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करी, तो वहां पे एम्प्लॉयज जो है वो रेजिस्ट करते हैं। इसलिए अगर मैनेजमेंट उनको ज्यादा इन्वॉल्व करने लग जाए MIS को तैयार करने में, पार्टिसिपेटरी डिस्कशन हो MIS को तैयार कराने के लिए, देन आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं इफ यू हैव अ पार्टिसिपेटरी MIS डिजाइनिंग स्टेज। ठीक है। सिंपल सी बात है ना, एम्प्लॉयज को अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, एम्प्लॉयज नहीं करेंगे एक्सेप्ट। एम्प्लॉयज को आपने इम्पोर्टेंस दी, उनको समझाया कि भाई ये जो MIS आ जाएगा, इससे क्या क्या अच्छी चीजें हो जाएंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, समझ आया गाइस? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गाइस, आई विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ, मैं 5 मिनट में आप लोगों से मिलती हूँ, और आप लोग यू कैन टेक अ बायो ब्रेक एंड हैव वाटर or whatever you want to do. Just take it and come back in 5 minutes. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. 5 मिनट में मिलते हैं।
Okay, guys, now everybody is back. सब आगे वापस, दीपक, दीप्ति, यस मैम। बोल दो सब लोग। श्वेता, यस मैम। यस मैम। डॉक्टर सिंह, Yes, ma'am. ठीक है, तो आई थिंक एवरीवन इज बैक नाउ। सृष्टि, कैन यू स्पीक अप नाउ? नेटवर्क इशू रिजॉल्व नहीं हुआ क्या सृष्टि? Okay, no problem. So let's start with the new topic. अगला टॉपिक जो है डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका सिस्टम अप्रोच के ऊपर। ओके, सिस्टम अप्रोच में सिस्टम क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम? आपको क्या लगता है सिस्टम क्या हो सकता है? व्हाट इज सिस्टम? बोलते ना इस चीज को करने का ये सिस्टम है, ये तरीका है। क्या हो गया सिस्टम फिर आपके साथ? कोई भी बोलेगा? ओके, मैं बताती हूँ। सिस्टम बेसिकली स्टेप्स है ना। सिस्टम मीन्स द प्रोसेस और स्टेप्स इन ऑर्डर टू रीच आउट टू अ पर्टिकुलर decision or a particular output in order to get a particular information, in order to get a particular report. We have a system, right? System approach क्या है? System approach उस assumption पे चलता है, वो बोलते हैं कि अगर हम बड़े-बड़े processes को, बड़े-बड़े steps को, बड़े-बड़े output को छोटे-छोटे system में या छोटे-छोटे steps में convert कर दें, तो उसकी complexity कम हो जाएगी. It will be easy to understand, and for computers also, for MIS also, for system also, it will be easy to work. Example, अब जैसे कोई गाड़ी बनानी है, हम पूरी गाड़ी को एक ही प्रोसेस में ना डिफाइन करके गाड़ी के टायर्स का अलग से प्रोसेस डिजाइन कर दें, गाड़ी के ग्राफिक्स का अलग से डिजाइन कर दें, गाड़ी के इंजन का अलग से प्रोसेस पूरा डिजाइन कर दें, then it will be easy for a system, for a people, for an employees, for a trainees, for a performers to understand those complex steps into a easy form, और वो जो बड़े-बड़े complex process है वो छोटे processes में convert हो जाएगा, ठीक है। So this stands on assumption that breaking down of a complex concept into simple, easy, of a complex concept into simple, easy to understand units helps in better understanding of the complexity. So हम बड़े प्रोसेस को छोटे प्रोसेस में या बड़े-बड़े आउटपुट को छोटे प्रोसेस में कन्वर्ट कर दें और उसको सिस्टमैटिकली हम लोग डिजाइन कर लें, so that will be our system approach. This approach concentrates on holistic entity of system without neglecting the components, and it attempts to understand the role each component plays in the system while simultaneously understanding the activity of the whole system. So हम बोल रहे हैं कि पूरा आउटपुट समझते हुए जो छोटे मेरे जो प्रोसेस है, जो इनपुट है, उसको अगर हम छोटे पार्ट्स में आइडेंटिफाई करके एंड वी cater to understand each and every step of each and every component of a particular sub process will make it a easy format or a easy mechanism for a system to understand. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा मेन उद्देश्य, जो मेन आउटपुट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको नेग्लेक्ट ना करते हुए
उसकी इम्पोर्टेंस को उतना ही बरकरार करते हुए जो हमारे छोटे प्रोसेसेस हैं, जिससे, क्योंकि उन छोटे छोटे प्रोसेस के बेसिस पे मेरा फाइनल आउटपुट तैयार हुआ, तो मुझे बड़े को भी बड़े के हिसाब से छोटा डिजाइन करना है और छोटे को भी इक्वली समझना है और अंडरस्टैंड करना है, यानी कि उस बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, वो मेरा हो जाता है सिस्टम अप्रोच। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट सिस्टम अप्रोच के। फर्स्ट बोलता है होलिज्म। होलिज्म में क्या बोल रहे हैं कि होल, एंटायर मींस अगर हम किसी भी एक छोटे प्रोसेस के एक छोटे स्टेप में भी चेंज करते हैं तो वो मेरे फाइनल आउटपुट या फाइनल कमांड में या फाइनल रिपोर्ट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। दूसरा बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या बोलती है कि जो पूरा सिस्टम है उसको हम स्पेशलाइज्ड बेसिस पे या उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से या उसकी उस प्रोसेस के सिमिलैरिटीज के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट या बाइफरकेट करेंगे, ठीक है, या डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अगर हमने अभी रिपोर्ट की फॉर्म में बात करी थी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट में जो मुझे MIS से आई थी या मेरे सिस्टम ने मुझे दी थी, पर उस रिपोर्ट में जो डेटा है, जो सब प्रोसेसेस हैं, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस अलग है ना, वो एक अलग रिपोर्ट आपकी कैप्चर करती है, एम्प्लॉयज की सैलरीज अलग रिपोर्ट कैप्चर करती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अलग रिपोर्ट कैप्चर करती है, एम्प्लॉयज के बिहेवियर अलग रिपोर्ट कैप्चर करती है। अगर मैं बिहेवियर और सैलरी दोनों इन्फॉर्मेशन को एक ही रिपोर्ट में डाल दूं तो मेरा आउटपुट समझ ही नहीं आएगा मुझे, यानी कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट हो जाएगी that I would not be able to come up to a decision whether the employees are doing well in the organization as per the objective or not. Now in that case I may not be able to make a decision. So rather than going for the complex reports, let's make it, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, एक रिपोर्ट के अंदर अलग अलग शीट्स थी, है ना, हर शीट एक अपनी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस पूरी रिपोर्ट को या पूरे सिस्टम को एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में तैयार कर दें तो वो मेरी एक कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर देगा। तीसरी बात वो बोलते हैं कि नॉन समेशनल का मतलब या नॉन सबसिस्टम का मतलब क्या है कि हर कंपोनेंट जो है वो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर कंपोनेंट, हर रिपोर्ट, हर स्टेप का क्या एक्शन होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पहले से ही जरूरी है। ठीक है। देन ग्रुपिंग, प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है उसको हम इस तरह से सब ग्रुप्स में या सब रिपोर्ट्स में बांटेंगे जो इंटर रिलेटेड है, मतलब जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की बात करें तो एम्प्लॉयज की रिपोर्ट्स अलग, सैलरी की बात करें तो फाइनेंशियल वाली रिपोर्ट अलग। सो ग्रुपिंग जो होगी हमारे स्टेप्स की या सब सिस्टम्स की वो जो है बेसिस दी कनेक्टिविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। देन वो बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन। चाहे हम जितना भी प्रोसेस को बांट लें, सब प्रोसेस बना दे, छोटे छोटे सिस्टम्स बना दे, पर जब उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर हमारा फाइनल आउटपुट के लिए जो कमांड जाएगी उसमें हमारे स्टेप्स जो है इंटर रिलेटेड सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं है, देन मेरा आउटपुट तब भी मेरा खराब हो जाएगा, तो भी वो मेरा एक रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग के लिए जो बेस तैयार होना है वो नहीं होगा। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ये अप्रोच क्या बोलती है कि जो भी मेरे इंटर रिलेटेड एंटिटीज हैं या इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं या इंटर रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो उसको हम एक फॉर्म में तैयार कर लें या एक रिपोर्ट में तैयार कर लें। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स लाइक सेल। क्या मतलब हुआ इसका? कि मुझे साइंस वाले बच्चे ज्यादा एक्सप्लेन करते थे, कौन बताएगा ये? कौन बताएगा ये?
दीपक बोलेगा फिर मैडम। दीपक दीपक नींद नहीं करनी होती क्लास में। दीपक हाँ मैम। सो गए थे? नहीं मैम। झूठ बोल रहे हो। सोए थे ना, सच बोलना। दीपक सच्ची बोलना। नैप ली है ना अभी, छोटी सी नींद? क्या क्या कह रहे हो मैम? नींद ली है ना तुमने अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मैम, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है, कैसा है फिर? मैंने अभी पूछा क्वेश्चन, तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। मैम क्या पूछा था, मतलब ये लास्ट वाला बताना है क्या? मतलब अब सवाल भी मैं दोबारा से पूछूं तुमसे? वाह, मैंने यही तो पूछा, मेरा सवाल क्या था? मैम ये सॉरी मैम, ये थोड़ा मिस हो गया था, क्योंकि ये जो आपने थोड़ा बताया था ना, थोड़ा जहाँ जहाँ उसमें मैं थिंकिंग पकड़ लूं चली वहां गई। मिस हो गया था। तो सवाल सवाल ये है कि सवाल क्या था, और सवाल में ही सवाल पूछ दिया। वाह दीपक, जहाँ जहाँ मैं पकड़ लूंगी वहां पे सॉरी बोल दो, है ना? और फिर बोल रहे मैं नहीं सो रहा था। सो रहे थे तुम? मैम बता तो रहा हूँ मैम, जो आपने ऊपर ये मतलब पॉइंट्स बताए थे ना, थोड़ा उसमें थिंकिंग चली गई थी, अच्छा, उनमें थिंकिंग चली गई थी। इसलिए थोड़ा ये आपने जब आखिरी में जो बोला ना, तो मिस हो गया मेरा। अच्छा, मतलब इतना इतना सोचने लग गए कि आगे की सोच ही बंद हो गई। अच्छा, कौन बताएगा फिर? डॉक्टर सिंह, प्रेजेंट और एब्सेंट? यस मैम, प्रेजेंट। प्रेजेंट। मेरा सवाल क्या था? मैम ये डिसिप्लिन के रिलेटेड था ना आपका सवाल? मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा अभी? ऐसे पूछ रहे हो कि वही डिसिप्लिन रिलेटेड था ना? नहीं। जी हाँ, ये डिसिप्लिन, ये स्पेशलाइजेशन जो है, देखो श्वेता बताएगी। श्वेता, श्वेता यस मैम। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? मैम आपने जो 6 पॉइंट है उसका मीनिंग पूछा था, जो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज का। अम, नहीं, हाँ नहीं पकड़ा। दीप्ति, क्या क्या क्वेश्चन, क्या सवाल था मेरा? मैम आपने ये जो एग्जांपल दे रखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट लाइक सेल्स, इसका मतलब पूछा था साइंस स्ट्रीम के मतलब बच्चों ये है से। कि अब इसका मतलब ये है कि बाकी सब सो रहे थे, तो दीप्ति जाग रही थी। सब सो रहे थे, सो रहे थे ना सब? नो मैम। ऐसा तो नहीं तेरी क्लास में खो जाते हैं बच्चे? हाँ, ऐसा तो नहीं है। चलो, मेरा क्वेश्चन ये था। वेरी गुड। सो अब सब जाग गए है ना? एक बार सबको, सबकी घंटी बज गई कि भैया ठक ठक ऑफ हो गया डेट हमारा। नाउ एवरीवन, आई वांट दिस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। ये जो लास्ट की दो लाइन लिखी हुई है, एग्जांपल दिया हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स लाइक सेल। क्या मतलब है? अरे बहुत इजी है यार, एक पॉइंट देखो ऊपर से समझोगे तो उसमें मैम जो मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम इसमें लिखा है वही कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एक सेल से ज्यादा जो सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल सेल नहीं करता। मतलब एक इंडिविजुअल सेल वो हर काम नहीं कर सकता जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, वेरी गुड, मतलब एक साथ।
वेरी गुड। सो यहाँ ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट वही बोलना चाह रहा है बजट प्रॉपर्टीज में कि जो एज अ ग्रुप एमर्ज होके आएगा, है ना, वो एक एज अ इंडिविजुअल स्टेप नहीं निकल के आएगा। मतलब एज एक स्टेप, सिंगल स्टेप वो आउटपुट नहीं दे सकता जब आप कोऑर्डिनेट करके पूरे स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करके एज अ ग्रुप नहीं बना लेते। ठीक है, क्या बोल रहा है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। इट मींस that a group of interrelated entities and components has a property as a group that is not present in any individual component. So you may not get a property from an individual component, which you may get it once it is related to another individual component. So once you get the systematic approach, once you get the systems in steps one by one and make it as a group, then you may get a better output. आपके systems के अंदर भी ऐसा ही है, आपके रिपोर्ट्स के अंदर भी ऐसा ही है। अब जैसे आप लोगों ने एम्प्लॉय एग्जाम्पल कर लिया था, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर देखना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आपको उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी डेली एक्टिविटीज को, उनके एडिशनल इनोवेटिव आइडियाज को, उन सबको जज करना होगा, है ना। देन यू विल बी एबल टू find a information or find a result wherein you can see that who all are the good performers, the top performers. So that means जो आपके अलग-अलग जो स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उन सबको जोड़ के एज अ ग्रुप आपने रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में से मेरा फाइनल आउटपुट तैयार हुआ। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक बैट रिपोर्ट दिखाई थी, तो मैंने डम डाला, डम के साथ मेरे टैक्स कोड्स वाली दूसरी रिपोर्ट थी, फिर एक और रिपोर्ट थी, फिर जाके फाइनली मेरे को एक मेरी फिनिश रिपोर्ट तैयार होके आई थी। या मेरा पास फेल वाला जो आपने अभी देखा था, मैंने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी, उसके अंदर मेरा फाइनल आउटपुट आने के लिए जो मेरे नीचे के बेसिक अलग अलग शीट्स आपने उसमें जो अटैच थी, वो भी मुझे एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे मेरा फाइनल एनालिसिस निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक कहते हैं ना, जब एक उंगली में उतनी ताकत नहीं होती जब मुट्ठी में होती है। तो जब मुट्ठी बना लोगे, जब उसको एक ग्रुप बना लोगे, उसकी फंक्शनिंग या उसका आउटपुट मुझे एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ अब ये पॉइंट सबको? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोबारा बताओ। यस मैम। और यस मैम। दीपक को भी आ गया? दीपक, दीपक सो रहे हो? दीपक आवाज नहीं आ रही आपको। डॉक्टर सिंह समझ में आया अभी आपको? जी जी मैम जी। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। क्या होती है, क्या होती है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? जानकारी। जानकारी। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? एक जानकारी है, एक पीस ऑफ वैल्यू है जो मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए या मेरे आउटपुट के लिए एक बेसिस बनती है ना। उसके बेसिस पे ही आप एक डिसीजन ले पाते हो। अब जैसे आप पास कैटेगरी में आ रहे हो या फेल कैटेगरी में आ रहे हो, वो मार्क्स की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। सो इंफॉर्मेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। इंफॉर्मेशन जो है मेरा एक बेसिस तैयार करता है, जिसके बेसिस पे मैं फाइनल डिसीजंस ले पाता हूँ या ले पाती हूँ। ठीक है, अच्छा ये इसका ना ये वाले स्टेप्स मैं आपको कल बताऊंगी, इसमें प्रॉपर यहाँ पे हो गया है। अच्छा, अब मुझे बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग क्या हुआ? अब इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हमें, एक बेसिस जिसके बेसिस पे मेरा फाइनल आउटपुट, रिपोर्ट, सिस्टम, एमआईएस कुछ भी तैयार होगा। अब जब मुझे प्लान करना होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग की, मैं कहाँ से लाऊंगी, क्या इंफॉर्मेशन लाऊंगी, वो क्या होगा? तो क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग? मतलब क्या हुआ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग का?
जब हम प्लान करते हैं अपने एमआईएस को, अपने सिस्टम को, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो क्या मतलब है उसका? कौन बताएगा? श्वेता, आप ट्राई करो। श्वेता, यस मैम। मैम एक मिनट। ट्राई करो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग। कोई नहीं, टेक 1 minute, नो प्रॉब्लम। थिंक अबाउट इट एंड स्पीक। मैम जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेस में प्लानिंग करना। श्वेता, क्लिक करा कुछ? मैम जो मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके हिसाब से पूरा प्लान करना। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको जैसे जो डेटा हमारे पास मतलब आया है उसकी हेल्प से। ओके। दीप्ति, add some information here. मैम जो भी MIS डिफरेंट लेवल्स पे काम करके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग करना और डिजाइन करना कि कैसे काम होना है कैसे नहीं होना। करेक्ट। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग की बात करें तो हम बात करें स्टेजेस की, कि कहाँ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, कैसे कैप्चर होगी, कहाँ स्टोर होगी, कौन कौन से नेटवर्क एप्लीकेशन यूज होंगे जहाँ से वो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी या आगे इंफॉर्मेशन आउटपुट के लिए फ्लो करेगी, कौन कौन से सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स, किस तरह की डिजाइनिंग, किस तरह का स्टोरेज सिस्टम, किस तरह से रिपोर्ट डिसिमिनेट होगी, किस तरह से अगेन रीप्रोसेस होगी, वो सारा मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग के अंदर आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। One has to plan the information which the management information system will churn out for different level of management. So the report structures, information flow, storage, information capture, strategy, network, application securities, all these will be planned and designed before the system is created. कि कहाँ से कौन से नेटवर्क यूज होंगे, किस तरह की एप्लीकेशंस आप अपने सिस्टम में यूज करने जा रहे हो, किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम, कौन सी फायरवॉल, 5 6 फायरवॉल, अगर आप कोई भी अपना सिस्टम रखोगे या कोई भी डेटाबेस यूज करोगे, आप अगर उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, आपको उसको भी सिक्योर करना पड़ेगा ना, आपको अपने एंटीवायरस डाल के रखने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी लेयर्स देनी पड़ेंगी। आप किस तरह की स्ट्रैटेजी का मतलब है यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन सारी गैदर करने का मतलब है, सारे डेटाबेस कर रखने का मतलब है, आपको उतनी कैपेसिटी भी रखनी होगी अपने सिस्टम की, तो सब कुछ तो नहीं आप रखना चाहोगे। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रखनी है, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप थोड़ा टाइम बाद रीप्रोसेस कर सकते हो, तो वो सारी जितनी भी प्लानिंग होगी मेरे, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग की स्टेज में यूज होगी। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। देखो नेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं,
स्टेजेस ऑफ MIS डेवलपमेंट जो बेसिकली क्या कर रहा है, कंफर्म टू अ स्टेज वाइज डेवलपमेंट अप्रोच with planning of the system being first activity followed by analysis and design, which in turn is followed by coding, testing and implementation. देखो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी लाइन बोली मैंने कि जो स्टेजेस है MIS डेवलपमेंट की या फिर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट की या इंफॉर्मेशन प्लानिंग की, वो क्या कह रहा है, उसमें आपको सारी एक्टिविटीज की नंबरिंग कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब होगी, क्या एनालाइज होगा, क्या डिजाइन होगा, फिर उसको कैसे हम फर्दर कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट। कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है? कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? कोडिंग, टेस्टिंग, कोडिंग पता है आप लोगों को IT में कोडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कोड्स होते हैं, डिजीजेस के भी कोड्स होते हैं, फिर अकाउंट्स में भी कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोड्स होते हैं ना मैम, जैसे डिजीजेस, हर डिजीज के भी कोड होते हैं, फिर अकाउंट्स में भी कोड्स होते हैं। करेक्ट। जो जैसे अब हम अपनी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरी ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में मैं जो भी इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ वो उस हिसाब से सामने टाइप होता जा रहा है, ठीक है। सिस्टम्स में क्या होता है, जो IT वाले लोग हैं ना, उनकी अपनी कोड, उनकी लैंग्वेज होती है, जैसे जावा, C++, इस तरह की लैंग्वेजेस होती है ना, वो उसको टाइप करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका जो सिस्टम है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। So that is your coding in system. Yeah, coding in IT. Okay guys, ठीक है, कोडिंग पता चला क्या हुआ? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, टेस्टिंग क्या होता है कि जैसे टेस्टिंग का मतलब जैसे आपने कोड दिया, आपके सिस्टम को कुछ कोड मिला, उसके बेसिस पे जो आउटपुट आया वो हम टेस्ट करते हैं कि जो मेरे कोड को प्रोसेस करने का जो तरीका है सिस्टम का, और उसके बाद जो मेरा आउटपुट है, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। In case if you don't get the desired output, then you have to change the coding that you will be using in your system. ठीक है। Okay guys, हेलो, यस मैम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे टेस्टिंग क्या हुआ और इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली जैसे मैंने भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बेसिस पे जो मेरा एंड यूजर रिपोर्ट है, हम देख रहे हैं कि वो मेरा फाइनली ठीक आ रहा है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यस मैम। आ रहा है या नहीं आ रहा है, और एक्सप्लेन आ करूंगी। रहा है मैम, आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। डॉक्टर सिंह आपको भी आ रहा है? हाँ जी मैम, हाँ जी। नो, yes or no, louder. डॉक्टर सिंह, यस 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 मैम। अगर अगर आप
अच्छा, मुझे if इसका इसके बेस अगर आ रहा है तो मुझे इसका आंसर दो। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका आपने सिस्टम डिजाइन किया, आपने उसकी कोडिंग भी कर दी, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करा दिया, टेस्टिंग वेस्टिंग सब पास हो गई। अब वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, तो क्या हम सेम MIS या सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अपना काम कर सकते हैं? हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? If yes, why? If no, then why? मैम जो मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये MIS जैसे जो डिजाइन किया हुआ था मैम, मैम ये मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है मैम? हो सकता है, ओके। क्यों हो सकता है और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? मैम इसलिए हो सकता है क्योंकि MIS मतलब एक बार जैसे बन गया है तो मैम वो डाटा तो मैम वो मतलब काफी अमाउंट में कर सकता है ना कैप्चर, अगर मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाए तो वो तो कर ही लेगा मतलब अपना वर्क, एक बार जैसे अगर हमारा MIS मतलब क्रिएट हो गया है तो हम, क्योंकि डाटा वो कर सकता है ना, अनलिमिटेड अमाउंट में स्टोर कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। और उसके अगर मैं बोलती हूँ नहीं हो सकता, तो उसका क्या लॉजिक हो सकता है कि मेरा ये वाला MIS अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सूटेबल नहीं है, आई हैव टू रीडेवलप इट। वो कौन सी स्टेज में होगा, वो क्यों होगा? मैम अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी बड़े ज्यादा उसमें होगी ना, डेटा तो अभी जैसे दीपक ने बताया कि रिपोर्ट कितनी लंबी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो ठीक है उठा लेगा सिस्टम। अगर सेम टाइप की रिपोर्ट, मैम अगर बोलो। मैम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से बड़ी हो गई है और उसमें डिपार्टमेंट्स और ज्यादा ऐड हो चुके हैं, उसके उसका काम और बढ़ चुका है, मतलब डिविजन्स ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर उसको फिर से MIS को फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सारे अब जो नए डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए फिर उसको मतलब और एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट को कवर नहीं कर पाएगा पुराना MIS। दीपक क्या समझ में आया? आप दीप्ति की बात को एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? Deepak, do you agree to Dipti? And if yes, then why? If no, then why? Deepak, Deepak is gone. Okay, Shweta, do you agree to Dipti's statement? You want to elaborate? यस यस मैम, यस मैम एग्री।
अगर मैम पहले डिपार्टमेंट छोटे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से थे, अब अगर बढ़ गया है तो और डिपार्टमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखो जब तक दीपक का पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि रिपोर्ट का साइज वहां मैटर नहीं कर रहा, वो 1000 डेटा को भी उठा रहा है, 5000 डेटा को भी उठा रहा है, लेकिन वही दीप्ति ने ऐड करके दिया कि अगर हमारी फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वे ऑफ इंफॉर्मेशन या तरीका जिसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन का, वो हमारा अब नई ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, नई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सेट नहीं हो रहा, तब हमें फिर से अपना MIS रीडेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है हमें कुछ नए और रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स को उसमें ऐड करना पड़े, या कुछ डिलीट करना पड़े, या कुछ नए फंक्शंस या नए डिपार्टमेंट्स को ऐड कराना पड़े, या उसके स्टेप्स को रिफॉर्म करना पड़े। सो कंसिडरिंग ऑल द न्यू रिक्वायरमेंट्स, we may have to redevelop our system, which is redevelopment of MIS। ठीक है, अच्छा अब ये इन्होंने एक प्रोसेस साइकिल दे दी है इसकी, वो ये जैसे हमने पहले उसमें MIS की डिजाइनिंग में किया था ना, कि सबसे पहले प्लान करेंगे कि हमारी क्या क्या प्लानिंग होगी, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारे सिस्टम कौन कौन से होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्लानिंग वाली स्टेज में आ जाएगी। फिर एनालिसिस करना, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या मेरा टेक्निकल रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे, उसको एनालाइज करना। फिर डिजाइन करना, डिजाइन करने में क्या होगा, जो भी मॉडल, जो भी रिप्रेजेंटेशन एंटिटी का सिस्टम का, उसका हम डेवलपर क्या करेगा कि ये देखेगा कि जो स्पेसिफाइड जो भी यूज होने हैं उसके लिए वो हमारे किस तरह से यूज हो, उसको कोड करना वही जो जैसे हम सिस्टम में कोड देंगे और जो सिस्टम कुछ इंफॉर्मेशन पकड़ेगा, फिर टेस्टिंग एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर पढ़ोगे आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब कह रहे हैं कि फंक्शन इंफॉर्मेशन ऐसे कौन होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेसिक, ये भी जो बात कर रहा है ये भी ऑल्सो टॉक अबाउट योर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट फंक्शन, जैसे आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको FIS कहते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, ये सारा आपका सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें के टाइम पे स्टडी करने पड़ते हैं। अब जैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें हमारे कौन कौन सी पर्टिकुलर जो आपके ऐड होंगे, जैसे कि आपका परचेज फंक्शन है, प्रोडक्ट एडजस्टमेंट फंक्शन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो प्रोडक्ट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, आपका मार्केटिंग कैसी रहेगी। मैम हाँ जी मैम, जो इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, एक बार वो बता दीजिए, मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन फंक्शन। मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आप इसमें तो सब चीज आ जाएंगी, जैसे आप कौन सी मार्केट कैटर करोगे, कैसे वहां पर कौन सी स्ट्रैटेजी, जैसे आप अगर आप देखो एक होती है स्किमिंग, एक होती है पेनिट्रेशन, वैसे वो चीज आपको भी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, पर मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन फंक्शन की कौन से मार्केट, कौन से सेगमेंट को आप कैटर करोगे, उस हिसाब से वहां की इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी। देन आप किस तरह की स्ट्रैटेजी रखोगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेके, कि आप ज्यादा मार्केट तक पहुंचोगे या कम लोगों में हाई स्टैंडर्ड वाले कस्टमर्स तक पहुंचोगे। तो जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, जो भी जिस पर्टिकुलर मार्केट को सेगमेंट या आप अप्रोच आपकी होने हैं, आपके प्रोडक्ट जो आपके फाइनल आउटपुट या सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो रीच आउट होने हैं, तो उस हिसाब से आपका कौन सा मार्केट होगा वो भी आपके इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैप्चर होगा। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। परचेज फंक्शन, प्रोडक्ट एडजस्टमेंट फंक्शन, फिजिकल एट्रीब्यूशन। फिजिकल एट्रीब्यूशन फंक्शन मींस कि आपके प्रोडक्ट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे या आपके सर्विसेज के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। देन कम्युनिकेशन फंक्शन, किस तरह से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी। ट्रांजैक्शन फंक्शन, जब परचेज होगी या सेल होगा तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाएगी, और वो सिस्टम जाने के बाद पोस्ट ट्रांजैक्शन फंक्शन। पोस्ट ट्रांजैक्शन फंक्शन का मतलब है जैसे आपके प्रोडक्ट्स परचेज हुए, साथ ही साथ MIS क्या काम कर रहा है, आपके
परचेजिंग जो आपकी सिस्टम, जो आपके मार्केट जो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ को भी एनालाइज करके दे रहा है साथ साथ, कि भाई अब हमारे सेल्स में 20% का हाइक निकल के आ रहा है, 10% का हाइक निकल के आ रहा है, या 10% सेल्स लो हो गई है इस महीने। तो ये सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोसेस होके आती जा रही है, और मेरा फाइनल आउटपुट तैयार होके आ रहा है कि भाई सेल्स जो है जो इट्स गोइंग अप, सो वी कैन फर्दर इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। ठीक है मैम हाँ ये जी। जो अ, मतलब ये मार्केटिंग का है ना, मार्केटिंग हाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम का है ना, हाँ। और इसमें ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या होगा मार्केटिंग में? ट्रांजैक्शन फंक्शन का मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जब आपका प्रोडक्ट फाइनली, या फिर प्रोडक्ट आपका फाइनली तैयार होगा, उसमें एडिशनल कॉस्ट लगा के, मार्केटिंग का कॉस्ट लगा के, एडवर्टीजमेंट्स का कॉस्ट लगा के, फाइनली मेरा आउटपुट किस तरह से रेडी होगा। तो वो ट्रांजैक्शन दो फॉर्म में हो सकती है, इंटरनली हर छोटे छोटे स्टेज पे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके बाद फाइनल ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन एक्सटर्नली, मतलब जब सामान आपका बिकेगा, तो सामान आपका जब बिक रहा है उसके टाइम पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप कोई आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप उसके साथ कोई डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप उसको नॉर्मली विदाउट डिस्काउंट्स एक एज कुछ प्राइस पर बेच रहे हो, क्या आप उनको कोई कॉस्ट इफेक्टिव उसके फीचर्स भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या आपके कोई एडिशनल सेल्समैन है या सेल्स पीपल हैं जो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को साथ साथ कुछ और फर्दर सर्कुलेट कर रहे हैं, या कोई फॉर्म भरवा रहे हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो एक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना प्रोडक्ट का, एक बायर्स सॉरी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक पहुंचना, या मार्केटिंग टीम से कस्टमर्स तक पहुंचने की जो जर्नी है, दैट इज योर ट्रांजैक्शन फंक्शन। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस मैम, पोस्ट ट्रांजैक्शन फंक्शन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, देखो लॉजिक्स के साथ अगर आप पढ़ोगे ना, आपको धीरे धीरे समझ, वैसे एक बार ये सारी चीजें रीड करने से, एक बार और पढ़ने से ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। देन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी वही है कि जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा या आपका तैयार होगा, तब कौन कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, जिससे मेरा डिसीजन मेकिंग हो। जैसे कि आपका कॉस्ट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, आपका कॉस्ट हो गया, डिजाइन हो गया, क्वालिटी हो गया, है ना, ये सारे जितने भी सब स्टेप्स होंगे वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स में आपका मैन पावर प्लानिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, सेपरेशन एक्टिविटीज, या फिर कोई इंटरनल एक्टिविटीज हैं, कोई भी आपका मोटिवेशनल एक्टिविटीज जो ऐड हो रही हैं वो डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें हमारी एचआर वाले सिस्टम में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनपुट डिजाइन। अच्छा, क्योंकि जब हमें प्रॉपर फाइनल अप्रोच या फाइनल रिपोर्ट चाहिए होती है, जिसके बेसिस पे मेरा आउटपुट रहेगा, यानी कि डिसीजन रहेगा, उसके लिए पहले मेरा इनपुट भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनपुट डिजाइन क्या है? इनपुट डिजाइन वो तरीका है या वो प्रोसेस है जिसमें मैं यूजर ओरिजिनेटेड इनपुट को कन्वर्ट करती हूँ फ्रॉम अ कंज्यूमर बेस्ड फॉर्मेट, यानी कि कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मेरा हो जाता है इनपुट डिजाइन। सो बेसिकली जो कोडिंग की बात कर रहे हैं ना, हम लोग कोड कर रहे हैं जिससे कि मेरा आउटपुट तैयार होगा, वो जो लैंग्वेज है जिससे मैं अपने कंप्यूटर को बताऊंगी कि ये इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की भाषा में बदल देना मेरा इनपुट डिजाइन होता है। ठीक है, तो कैसे हम कंप्यूटर की भाषा में उस इंफॉर्मेशन को डालेंगे, वो मेरा रहेगा इनपुट डिजाइन। ठीक है, क्लियर है? हाँ या यस ना? ना या ना? दीपक, ना या यस ना? मैम। यस मैम यस। ठीक है, इनपुट डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक तो मेरा इनपुट डिजाइन, कभी भी जब हम अपना डिजाइन करेंगे, कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि मेरी इनपुट फॉर्म्स जो हैं, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को जा रही है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करना चाहिए, और इजी टू फिल आउट होनी चाहिए।
जब भी हम अपना डेटा को डालेंगे सिस्टम के अंदर, हमारे ऑपरेटर्स को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या मेरी फील्ड का साइज क्या है, सीक्वेंस क्या है यानी कि स्टेप्स क्या है, और किस फॉर्मेट में मेरा डेटा एंटर होगा। ठीक है मैम फील्ड क्या है इसमें? साइज ऑफ ईच फील्ड, साइज ऑफ ईच फील्ड मतलब जैसे, अब जैसे मैं अगर आपको एक्सेल रिपोर्ट में बात करती हूँ, एक्सेल रिपोर्ट में मेरी जिसमें मैंने कोई मैक्रो तैयार किया, तो साइज ऑफ ईच फील्ड मींस कि 20 सेगमेंट्स का इंफॉर्मेशन है, 30 सेगमेंट्स का इंफॉर्मेशन है, 50 सेगमेंट्स का इंफॉर्मेशन है, वो मुझे बताएगा साइज ऑफ ईच फील्ड। ठीक है, हर कॉलम का कितना साइज होगा, एज इन कितनी रिपोर्ट्स की स्ट्रेंथ मेरा सिस्टम पिकअप कर लेगा, वो मेरा रहेगा साइज ऑफ ईच फील्ड। ठीक है, मैम शीट है क्या? एक्चुअली एक्सेल शीट नहीं होती इनपुट डेटा। जब हम कोडिंग, जब हम एमआईएस की बात करते हैं, मैं आपको एक्सेल शीट के लिए इसलिए बात फॉर्म में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज की भाषा में हर स्टेप की एक कैपेसिटी होती है, हर फॉर्मेट की एक कैपेसिटी होती है कि इतने से इतने डेटा को कैप्चर करके ये कोड तैयार हो रहा है। समझ आया? 200 टैब्स का डेटा है, 500 टैब्स का डेटा है, 1000 टैब्स का डेटा है, वो सारा जो मेरा साइज में आ जाता है। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ के देख लो कि एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर मैं 500 फील्ड का डेटा, अब जैसे कभी आपने वो लगाया है पिवट टेबल, पता है किसी को क्या होता है? पाइवट टेबल बोलते हैं, कई लोग उसको पिवट टेबल बोलते हैं। आपने पढ़ाया तो था फर्स्ट में। बस ऐसा ही होता है, मेरा दिल ना टूट जाता है। बच्चे कहते हैं कराया तो था बट अब हम इसमें डाटा अपने अपने मतलब जैसा हमें बेस्ट लगे, मतलब उस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं उसमें पिवट टेबल में। अब जैसे, हाँ यस, गुड, वेरी गुड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरी रेंज मैंने यहाँ तक उठाई डेटा के लिए, ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरा साइज हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी इस आप रिपोर्ट देख रहे हो, इस रिपोर्ट में मैंने के कॉलम तक का इंफॉर्मेशन पिक किया है ना? दिख रहा है? यस मैम। मैंने हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करूं दोबारा से, या चलो मैं इसको यहाँ तक ले लेती हूँ, ये रेफरेंस एच तक ले लिया। एच तक का डेटा ले लिया। ये जो डेटा है, ये मेरी वो है, साइज है इंफॉर्मेशन। अब क्लियर हुआ? ये मेरी रेंज है, ये मेरा साइज है अपने इनपुट का। मैम मैं फील्ड पूछ रही थी कि वो फील्ड किसके लिए बोला जा रहा है? हाँ मैम जो वो पॉइंट है ना, हाँ, फील्ड का साइज क्या होगा मैम, वो मैं फील्ड पूछ रही थी कि फील्ड किस चीज के लिए बोला जा रहा है? फील्ड मींस अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आपकी इंफॉर्मेशन पिक हो रही है सिस्टम के अंदर। मतलब सिस्टम, अगर मैं अपनी कोडिंग तैयार करूंगी ना, तो कोडिंग तैयार करते वक्त ये सीरियल नंबर को सीरियल नंबर ना बोल के C++, सैंपल को CYY, कंपनी को जो भी है आपका, मतलब जो भी आपकी कोडिंग यूज होगी, उस कोड के बेसिस पे इन सारे सैंपल साइज की एक एक कोड डिफाइन हो जाएगा। और वो फाइनली, मतलब इतना सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा मुझे, इनके कोड्स डिफाइन हो जाएंगे। कोड डिफाइन होने के बाद ये पूरी मेरी जो ये रिपोर्ट का डेटा है वो सिस्टम पिक कर लेगा। सो दैट मींस जो फील्ड है ना, फील्ड साइज है ना, सो साइज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कहाँ से लेके कहाँ तक की कोडिंग दी हुई है, उसके बेसिस पे क्या उठा लेता है सिस्टम। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें यस नो नॉट अवेलेबल, ये नीचे देखो, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको? यस मैम।
है ना, ये इंफॉर्मेशन आउटपुट है बेसिस जो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब जो साइज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, वो ये दोनों है, पीओ एंड नॉन पीओ। तो ये साइज हो गया, ये कोड हो गया इस आउटपुट के लिए, ठीक है। या ये सक्सेस फेलियर जो है ये आउटपुट हो गया इस कोड, इन कोड्स के बेसिस पे। ये जो हमारे यहाँ पे यस नो की फिल्ट्रेशन डली पड़ी है ना, इसके बेसिस पे मेरा सक्सेस फेलियर का आउटपुट आ गया। तो ये जो साइज होगा ना, साइज, ये साइज अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये साइज है, इसके बेसिस पे ये, इसके बेसिस पे ये। तो ये जो साइज है ना, ये मेरी हो जाएगी साइज ऑफ इंफॉर्मेशन। पर हम आईटी की फॉर्म में बात करें तो ये पूरा जो नंबर है ना 72000, इसका एक अपना एक कोड होगा, वो कोड इस इंफॉर्मेशन को पिक कर लेगा। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? मैं एक्चुअली में आपको ना कोडिंग वाली वो कोई रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको दिखा दूं। मैं ट्राई करूंगी अगर मैं अपने सिस्टम में कुछ इंस्टॉल कर सकती हूँ ऐसा, तो मैं, मेरा ये ऑफिस का सिस्टम है तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू इंस्टॉल दैट। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में वो कोशिश करूंगी, पर मैं प्रॉमिस नहीं करती, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोई कोडिंग का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो मैं आपको दिखा पाऊँ, जो कोई ऐसी रिपोर्ट हो या कोई ऐसा इनपुट हो जो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपके जहां से आपकी इंफॉर्मेशन आएगी वो रहेगा आपका, ये सब इनपुट मीडिया डिवाइसेस सब पढ़ लेना है, बहुत बेसिक्स हैं। कीबोर्ड, पंच कार्ड्स, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ सकती है। इनपुट वेरिफिकेशन कंट्रोल जैसे कि की वेरिफिकेशन, नंबर चेक करना, वेरिफिकेशन, डेटा का वेरिफिकेशन, कोड्स का वेरिफिकेशन, ये बहुत बेसिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लेना। और जो आपका फॉर्म डिजाइन होगा, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन में कि इनपुट फॉर्म को कैसे डिजाइन करोगे। सबसे पहले आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छे से स्टडी करोगे, कहाँ से डेटा आ रहा है उसको स्टडी करोगे, कौन कौन से फील्ड्स उन डॉक्यूमेंट्स में आने चाहिए उनको स्टडी करोगे अच्छे से। फिर आप जो भी फील्ड्स ले रहे हैं वो एक रिलायबल और कॉन्स्टेबल डेटा दे रहा है हमें, वो आइडेंटिफाई करोगे, स्टडी करोगे। उसके बाद आपकी कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उन पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए, आप उसको स्टडी करोगे। एंड देन उसके बेसिस पे यूजर ओरिजिनेटेड फॉर्म्स जो है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ जो है आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा, सिस्टम का इनपुट तैयार हो जाएगा। इनपुट फॉर्म कैसा रहेगा, मतलब कैसे आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाएगी, आपका वो डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट फॉर्म, कैसे डिजाइन करोगे, आपका आउटपुट कैसा रहेगा, आउटपुट कैसे डिजाइन करोगे। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमने इनपुट की बात करी वैसे मेरा आउटपुट रहता है। आउटपुट में डिजाइन की जब हम बात करें तो हमारा क्या है कि किस तरीके का आउटपुट चाहिए, क्या क्या हमारे उसमें कंट्रोल्स होने चाहिए, और किस तरीके का लेआउट होगा रिपोर्ट्स के लिए, वो मेरा आउटपुट डिजाइन के अंदर आ जाता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आउटपुट डिजाइन के, कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा एक्चुअल में जरूरत क्या है, पर्पस क्या है, और कोई अननेसेसरी की आउटपुट यानी अननेसेसरी की रिपोर्ट आ रही है तो वो वहीं के वहीं साफ हो जाए, फाइनल आउटपुट तक ना पहुंचे। यूजर रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको मीट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना है तो मेरे पास अगर उसमें अटेंडेंस भी आ जाए, बिहेवियर भी आ जाए, वो सारी चीजें अगर मैं देखने एक साथ बैठ जाऊंगी तो मेरी एक्चुअल रिपोर्ट, पर मैं परफॉर्मेंस जो निचोड़ पे आ जाती हूँ कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, बिहेवियर को लेके कितना स्कोर है, तो एक स्कोर के फॉर्म में तैयार हो जाता है, तो आई विल बी एबल टू मेक अ गुड डिसीजन। तो मेरा जो रिपोर्ट्स है वो मेरे रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। फिर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की या आउटपुट की। एप्रोप्रिएट क्वांटिटी का मतलब है कि जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में मिले, प्लस जितनी चाहिए उतनी मिले, ठीक है। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉयज का डेटा ले दूं और मेरे पास 100 एम्प्लॉयज है तो 100 एम्प्लॉयज का आउटपुट निकल के आए, 100 एम्प्लॉयज में से ही टॉप 10 या टॉप 5 निकल के आए, उसमें से कहीं कोई मिस ना हो, ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके आउटपुट डिजाइन के।
ये एक्सटर्नल आउटपुट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल आउटपुट्स भी हो सकते हैं। आई थिंक ये हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा इसको डिटेल। चलो आई थिंक ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कैप्चर कर लेंगे। इनपुट डिजाइन तक आप इस पर पढ़ लो, आउटपुट डिजाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फॉर्म्स भी पढ़ाने पड़ेंगे तो साथ साथ जाएगा। ओके गाइस, कोई डाउट अभी? मैम एक चीज पूछनी थी। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम, MIS में जो मेन, जैसे जो आपने टेबल निकाल के की एग्जांपल बताई थी, तो उसमें हमको मेन जो है फाइनल अकाउंट निकालना होता है ना? हाँ, फाइनल आउटपुट। और क्या निकालना होता है मैम उसके अलावा? फाइनल आउटपुट के बेसिस पर डिसीजंस रहते हैं। सपोर्टिंग्स के लिए हम लोग उसके इनपुट्स, हमारे रिपोर्ट्स, हमने कहाँ से डेटा लिया, वो सारी चीजें उसमें मेंशन करनी होती है। हाँ जी, ठीक है। और टैक्स भी शोन होता है उसमें, इनकम टैक्स वगैरह, है ना? वो भी। नहीं देखो, जरूरी नहीं है टैक्स, ये सबकी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। मेरा फील्ड जो है फाइनेंशियल टैक्सेशन वाला है, तो मुझे वो उसकी जरूरत है। आप कोई जैसे कोई परचेज का बंदा है, उसको हो सकता है उसकी जरूरत ना हो। अच्छा, तो मैम हम यूज कर सकते हैं इसको, मतलब हॉस्पिटल्स में एज ए, जैसे कोई चीज परचेज की है हमने, तो मतलब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, है ना? कोई भी। हाँ, तो उसका फाइनल रिपोर्ट हॉस्पिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, या तो उसका फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है मैम। ये तो डाउट गाइस? नहीं? Shall we wind up now? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा दीप्ति का एक वो रह गया। दीप्ति फिर वो भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे बिगिनिंग में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। मैम और भी है एक्चुअली, उसको ना पढ़ने के बाद तो बहुत चीजें निकल रही है, तो मैम अगर ऐसा हो तो फिर उनसे कोई डाउट क्लास के लिए बात करें क्या उस सब्जेक्ट के? नॉट माय डिसीजन, बट आपको उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है क्या पढ़ने में? मैम कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप मतलब बीच बीच में बता दो तो वो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर हमारे पास थोड़ा सा तो 10 मिनट हम उसके लिए लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। चलो ओके देन गाइस, टेक केयर, बी सेफ और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू मैम। ओके।